नमस्कार सभी साथियों का हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल सनी एजुकेशन पर। तो जल्दी से सभी साथी लाइव आ जाओ, उसके बाद में अपने शुरू करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से हर बार एग्जाम के अंदर 3 या 4 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो सभी साथी इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कर दो ताकि सबको इसका फ़ायदा हो सके। जल्दी से सभी साथी जुड़ जाओ, उसके बाद में अपने शुरू करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो। सभी साथी वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। जल्दी से जुड़ जाओ सभी साथी। तो शुरू करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो। आपके सामने पहला प्रश्न है आज का कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ था। आपके सामने पहला ऑप्शन है 1 मार्च 2011 से, 2 नंबर ऑप्शन है 2 जनवरी 2008 से, 3 नंबर ऑप्शन है आपके सामने 1 अप्रैल 2010 से और 4 नंबर ऑप्शन है 2 जून 2009 से। जल्दी से बता दो सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। उसके बाद में आपके सामने 2 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार 86 में संविधान संशोधन 2002 द्वारा शुरू हुआ जिसे कानूनी दर्जा मिला। तो कब मिला था। आपके सामने पहला ऑप्शन है 4 अगस्त 2009, 2 नंबर ऑप्शन है 4 मार्च 2011, 3 नंबर ऑप्शन है 8 जनवरी 2009 और 4 नंबर ऑप्शन है 8 अगस्त 2011। जल्दी से बताएं सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो शिक्षा का अधिकार 86 में संविधान संशोधन 2002 द्वारा शुरू हुआ जिसे कानूनी दर्जा 4 अगस्त 2009 को मिला था। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 3 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा में RTE एक्ट 2009 कब पारित किया गया। आपके सामने पहला ऑप्शन है 20 जुलाई 2009, 2 नंबर ऑप्शन है 15 जुलाई 2009, उसके बाद में 3 नंबर ऑप्शन है आपके सामने 10 अगस्त 2009 और 4 नंबर ऑप्शन है 13 अगस्त 2009। जल्दी से बताएं सभी साथी कि राज्यसभा में RTE एक्ट 2009 कब पारित किया गया था। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो राज्यसभा में RTE एक्ट 2009 20 जुलाई 2009 को पारित किया गया था। उसके बाद में आपके सामने 4 नंबर प्रश्न है कि RTE एक्ट 2009 को लोकसभा में कब पारित किया गया। आपके सामने पहला ऑप्शन है 4 अगस्त 2009, उसके बाद में 2 नंबर ऑप्शन है आपके सामने 15 जुलाई 2009, 3 नंबर ऑप्शन है आपके सामने 10 अगस्त 2009 और 4 नंबर ऑप्शन है 13 अगस्त 2009। जल्दी से बताएं सभी साथी। RTE एक्ट 2009 को लोकसभा में कब पारित किया गया था। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो लोकसभा में RTE एक्ट 2009 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ था। उसके बाद में आपके सामने 5 नंबर प्रश्न है कि RTE एक्ट 2009 को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी कब प्रदान की गई थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि RTE एक्ट 2009 को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी कब प्रदान की गई थी। आपके सामने पहला ऑप्शन है 15 जुलाई 2009, 2 नंबर ऑप्शन है आपके सामने 26 अगस्त 2009, 3 नंबर ऑप्शन है आपके सामने 10 अगस्त 2009 और 4 नंबर ऑप्शन है 13 अगस्त 2009। जल्दी से बता दो सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो RTE एक्ट 2009 को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी कब प्रदान की गई थी। 26 अगस्त 2009 को प्रदान की गई थी। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 6 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 को किस राष्ट्रपति ने अनुमति दी थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 को किस राष्ट्रपति ने अनुमति दी थी। आपके सामने पहला ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद, 2 नंबर ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल, 3 नंबर ऑप्शन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और 4 नंबर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जल्दी से बता दो सभी साथी कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 को किस राष्ट्रपति ने अनुमति दी थी।
तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 को प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति ने अनुमति दी थी, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 7 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के भारत में लागू होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जब भारत में लागू हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। आपके सामने पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, 2 नंबर है श्रीमती इंदिरा गांधी, 3 नंबर ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी और 4 नंबर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। जल्दी से बता दो कि जब भारत के अंदर RTE एक्ट 2009 लागू हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से बताओ। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान विधानसभा में RTE एक्ट 2009 में कब संशोधन किया गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि राजस्थान विधानसभा में RTE एक्ट 2009 में कब संशोधन किया गया था। आपके सामने पहला ऑप्शन है 29 मार्च 2011, 2 नंबर ऑप्शन है आपके सामने 31 मार्च 2011, 3 नंबर ऑप्शन है 23 मार्च 2010 और 4 नंबर ऑप्शन है 10 अप्रैल 2011। जल्दी से बताएं सभी साथी कि राजस्थान विधानसभा में RTE एक्ट 2009 में कब संशोधन किया गया था। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो राजस्थान विधानसभा में RTE एक्ट 2009 में 29 मार्च 2011 को संशोधन किया गया था। उसके बाद में आपके सामने 9 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू किया गया था। तो आपके सामने पहला ऑप्शन है 10 अप्रैल 2010, 2 नंबर ऑप्शन है आपके सामने 10 मार्च 2011, 3 नंबर ऑप्शन है 1 अप्रैल 2011 और 4 नंबर ऑप्शन है आपके सामने 23 मार्च 2010। जल्दी से बताओ सभी साथी इसका आंसर क्या होगा कि राजस्थान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो राजस्थान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2011 को लागू हुआ था, तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और भारत में पूछे तो भारत के अंदर संपूर्ण भारत के अंदर 10 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार 2009 राजस्थान में लागू हुआ उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। पहला ऑप्शन है आपके सामने वसुंधरा राजे सिंधिया, 2 नंबर है अशोक गहलोत, 3 नंबर है जय नारायण व्यास और 4 नंबर है भैरों सिंह शेखावत। जल्दी से बता दें सभी साथी इसका आंसर क्या होगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राजस्थान में लागू हुआ उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसके अंदर जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो राजस्थान में जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, जो वर्तमान में भी है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और उस समय राज्यपाल कौन थे, शिवराज पाटिल थे, जिनके पास अतिरिक्त कार्यभार था। उसके बाद में आपके सामने 11 नंबर प्रश्न है कि RTE एक्ट 2009 को आधार प्रदान किया गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपके सामने पहला ऑप्शन है 75वें संविधान संशोधन द्वारा, 2 नंबर ऑप्शन है आपके सामने 76वें संविधान संशोधन द्वारा, 3 नंबर ऑप्शन है आपके सामने 86वें संविधान संशोधन द्वारा और 4 नंबर है 78वें संविधान संशोधन द्वारा। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो RTE एक्ट 2009 को राजस्थान में 9 को आधार कब प्रदान किया गया था, 86वें संविधान संशोधन द्वारा आधार प्रदान किया गया था। उसके बाद में आपके सामने 12 नंबर प्रश्न है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में महिलाओं को कितने प्रतिशत भागीदारी होगी। तो महिलाओं की कितने प्रतिशत भागीदारी होगी। आपके सामने पहला ऑप्शन है 35%, 2 नंबर ऑप्शन है 45%, 3 नंबर ऑप्शन है 55% और 4 नंबर है 50%। जल्दी से बताएं कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में महिलाओं की कितने प्रतिशत भागीदारी होगी।
तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी होगी? 50% होगी। उसके बाद में आपके सामने 12 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस कार्य में शिक्षकों को नहीं लगाया जा सकता? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किस कार्य में शिक्षकों को नहीं लगाया जा सकता। आपके सामने पहला ऑप्शन है चुनाव में, 2 नंबर है प्राकृतिक आपदा में, 3 नंबर है जनगणना में और 4 नंबर है पोलियो टीकाकरण में। जल्दी से बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो निम्न में से किस कार्य में शिक्षकों को नहीं लगाया जा सकता? टीकाकरण के अंदर, पोलियो टीकाकरण के अंदर नहीं लगाया जा सकता। उसके बाद में 14 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षक कार्य करेंगे। आपके सामने पहला ऑप्शन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। पहला ऑप्शन है सामाजिकता के आधार पर, 2 नंबर है नैतिकता के आधार पर, 3 नंबर है बौद्धिकता के आधार पर और 4 नंबर है आर्थिक आधार पर। जल्दी से बता दो सभी साथी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षक कार्य करेंगे। किस आधार पर कार्य करेंगे? तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षक नैतिकता के आधार पर कार्य करेंगे, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 15 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के बालक बालिकाओं के शिक्षण का माध्यम होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के बालक बालिकाओं के शिक्षण का माध्यम होगा। आपके सामने पहला ऑप्शन है मातृभाषा में, 2 नंबर है हिंदी में, 3 नंबर है अंग्रेजी में और 4 नंबर है उपरोक्त सभी में। जल्दी से बता दो सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के बालक बालिकाओं के शिक्षण का माध्यम क्या होगा? उनकी मातृभाषा होगी। उसके बाद में आपके सामने 16 नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री के संबोधन से अस्तित्व में आने वाला भारत का पहला अधिनियम कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि प्रधानमंत्री के संबोधन से अस्तित्व में आने वाला भारत का पहला अधिनियम कौन सा है? आपके सामने पहला ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, 2 नंबर ऑप्शन है बाल संरक्षण अधिनियम 1975, 3 नंबर ऑप्शन है पंचायती राज अधिनियम 1992 और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। प्रधानमंत्री के संबोधन से अस्तित्व में आने वाला भारत का पहला अधिनियम कौन सा था? तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रधानमंत्री के संबोधन से अस्तित्व में आने वाला भारत का पहला अधिनियम है। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 17 नंबर प्रश्न है कि प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा शामिल होती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है 1 से 3 तक की, 2 नंबर ऑप्शन है 1 से 5 तक की, 3 नंबर ऑप्शन है 1 से 8 तक की और 4 नंबर है 1 से 10 तक की। जल्दी से बताएं। प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा शामिल होती है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो प्रारंभिक शिक्षा के अंदर 1 से लेकर 8 तक की कक्षाएं शामिल होती हैं, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 18 नंबर प्रश्न है कि RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक शिक्षण स्तर पर शिक्षक छात्र निश्चित अनुपात कितने माह में लागू करना अनिवार्य है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। पहला ऑप्शन है 2 माह में, 2 नंबर ऑप्शन है 3 माह में, 3 नंबर ऑप्शन है 6 माह में और 4 नंबर है 12 माह में। RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक शिक्षण स्तर पर शिक्षक छात्र निश्चित अनुपात कितने माह में लागू करना अनिवार्य है? तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो शिक्षक छात्र अनुपात 6 माह में लागू करना अनिवार्य होगा, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 19 नंबर प्रश्न है कि विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन कितने वर्ष बाद होगा? आपके सामने पहला ऑप्शन है 1 वर्ष बाद, 2 नंबर ऑप्शन है 2 वर्ष बाद, 3 नंबर ऑप्शन है 3 वर्ष बाद और 4 नंबर ऑप्शन है 4 वर्ष बाद। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा? विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन कितने वर्ष बाद होगा? तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा।
तो विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन 2 वर्ष बाद होगा, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 20 नंबर प्रश्न है कि विद्यालय एवं अध्यापकों के उत्तरदायित्व RTE एक्ट 2009 के किस अध्याय में बताए गए हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने कि विद्यालय एवं अध्यापकों के उत्तरदायित्व RTE एक्ट 2009 के किस अध्याय में बताए गए हैं। आपके सामने पहला ऑप्शन है 3रे अध्याय में, 2 नंबर ऑप्शन है आपके सामने 4थे अध्याय में, 3 नंबर ऑप्शन है आपके सामने 2रे अध्याय में और 4 नंबर ऑप्शन है 5वें अध्याय में। विद्यालय एवं अध्यापकों के उत्तरदायित्व RTE एक्ट 2009 के किस अध्याय में बताए गए हैं। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विद्यालय एवं अध्यापकों के जो दायित्व है, उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है, उनको 4थे अध्याय में बताए गए हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 21 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से सही सुमेलित है। आपके सामने पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 21A बराबर में दे रखा है शिक्षा का अधिकार। उसके बाद में दे रखा है 2 नंबर ऑप्शन है आपके सामने अनुच्छेद 45 बराबर में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। उसके बाद में आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 51 के अंदर दे रखा है 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा और 4 नंबर दे रखा है उपरोक्त सभी। जल्दी से बताएं सभी साथी कि निम्न में से सही से सुमेलित है। तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऊपर जो दे रखा है 1 नंबर अनुच्छेद 21A के अंदर शिक्षा का अधिकार के बारे में बताया गया है। उसके बाद में अनुच्छेद 45 के अंदर बताया गया है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। उसके बाद में 3 नंबर ऑप्शन जो दे रखा है अनुच्छेद 51 का है, उसके अंदर बताया गया है 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो ये सारे के सारे सुमेलित है, तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 22 नंबर प्रश्न है कि RTE एक्ट 2009 में केंद्र और राज्य सरकार का वर्तमान में अंशदान है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि RTE एक्ट 2009 के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार का वर्तमान में अंशदान है। आपके सामने पहला ऑप्शन है 55:45, 2 नंबर ऑप्शन है 45:55, 3 नंबर है 50:50 और 4 नंबर है 60:40। जल्दी से बताओ सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। वर्तमान के अंदर क्या है कि RTE एक्ट 2009 में केंद्र और राज्य सरकार का वर्तमान में अंशदान कितना है 60:40 है। पहले कितना था 55:45 था। उसके बाद में 23 नंबर प्रश्न है आपके सामने निम्न में से सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। आपके सामने पहला ऑप्शन है धारा 10 बराबर में दे रखा है माता पिता के कर्तव्य, 2 नंबर दे रखा है धारा 8 बराबर में दे रखा है सरकार के कर्तव्य, 3 नंबर है धारा 6 बराबर में विद्यालय दूरी का उल्लेख और 4 नंबर दे रखा है धारा 3 बराबर में कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षण। जल्दी से बताएं सभी साथी। 23 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन है आपके सामने धारा 10 बराबर में माता पिता के कर्तव्य, 2 नंबर है धारा 8 बराबर में सरकार के कर्तव्य और 3 नंबर है धारा 6 बराबर में विद्यालय दूरी का उल्लेख और 4 नंबर है धारा 3 बराबर में कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षण। तो इसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो धारा 3 के अंदर कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षण नहीं बताया गया है, तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 24 नंबर प्रश्न है आपके सामने किस धारा के अनुसार 8वीं तक के बच्चों को फेल नहीं किया जा सकता। आपके सामने पहला ऑप्शन है धारा 10 के अनुसार, 2 नंबर है धारा 12 के अनुसार और 3 नंबर है धारा 13 के अनुसार और 4 नंबर है धारा 14 के अनुसार। तो किस धारा के अनुसार 8वीं तक के बच्चों को फेल नहीं किया जा सकता। तो इसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। धारा 16 के अनुसार 8वीं तक के बच्चों को फेल नहीं किया जा सकता, तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 25 नंबर प्रश्न है कि सही से सुमेलित है। आपके सामने पहला ऑप्शन है धारा 17 बराबर में बालकों को दंड नहीं देना। उसके बाद में आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन है धारा 18 बराबर में सरकार की अनुमति के बगैर कोई विद्यालय नहीं खोला जाएगा।
3 नंबर ऑप्शन है धारा 21 बराबर में SMC का वर्णन, और 4 नंबर है उपरोक्त सभी सुमेलित है। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा कि सही से सुमेलित है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो धारा 17 के अंदर बालकों को दंड नहीं देना है ये बताया गया है। उसके बाद में धारा 18 के अंदर सरकार की अनुमति के बगैर कोई विद्यालय नहीं खोला जाएगा। और धारा 21 के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का वर्णन किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चारों सुमेलित है, तो तीनों ही ऑप्शन सुमेलित है, तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 26 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि अध्यापक विद्यार्थी अनुपात का वर्णन किस धारा में किया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि अध्यापक विद्यार्थी अनुपात का वर्णन किस धारा में किया गया है। आपके सामने पहला ऑप्शन है धारा 25 में, 2 नंबर है धारा 22 में, 3 नंबर ऑप्शन है धारा 23 में, और 4 नंबर है धारा 26 में। जल्दी से बताएं कि अध्यापक विद्यार्थी का जो अनुपात है वो किस धारा में बताया गया है। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अध्यापक विद्यार्थी के अनुपात का वर्णन धारा 25 में किया गया है, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 27 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि RTE के अनुसार सामान्य अध्यापक विद्यार्थी अनुपात होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि RTE एक्ट 2009 के अनुसार सामान्य अध्यापक विद्यार्थी अनुपात होगा। आपके सामने पहला ऑप्शन है 1:30, 2 नंबर ऑप्शन है 1:35, 3 नंबर है 1:40, और 4 नंबर है 1:42। जल्दी से बताएं सभी साथी RTE एक्ट 2009 के अनुसार सामान्य अध्यापक विद्यार्थी अनुपात कितना होगा। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो सामान्य अध्यापक विद्यार्थी अनुपात कितना होगा, 1:40 होगा। उसके बाद में 28 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने संबंधी विधेयक कब पारित किया गया। आपके सामने पहला ऑप्शन है 2009, 2 नंबर ऑप्शन है 2011, 3 नंबर ऑप्शन है 2008, और 4 नंबर ऑप्शन है 2010। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा कि बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने संबंधी विधेयक कब पारित किया गया था। तो इसके अंदर 1 नंबर जो ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार जो था वो कब पारित किया गया था, 2009 को पारित किया गया था। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 29 नंबर प्रश्न है कि स्कूल में SMC की बैठक किस दिन होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि स्कूल में SMC की जो बैठक होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बैठक जो होती है वो किस दिन होती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है हर शनिवार को, 2 नंबर है हर पूर्णिमा को, 3 नंबर ऑप्शन है हर अमावस्या को, और 4 नंबर है हर शुक्रवार को। जल्दी से बताएं सभी साथी स्कूल में SMC की बैठक किस दिन होती है। यहाँ से SMC से तात्पर्य है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो हर अमावस्या के दिन क्या होगी, SMC की बैठक होगी। तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 30 नंबर प्रश्न है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 60 बालकों पर कितने अध्यापक होने चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार 60 बालकों पर कितने अध्यापक होने चाहिए। आपके सामने पहला ऑप्शन है 1, 2 नंबर ऑप्शन है 2, 3 नंबर ऑप्शन है 3, और 4 नंबर ऑप्शन है 4। जल्दी से बताएं सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 60 बालकों पर कितने अध्यापक होने चाहिए, 2 अध्यापक होने चाहिए। उसके बाद में आपके सामने 31 नंबर प्रश्न है कि माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे, यह उल्लेख है। आपके सामने पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत, 2 नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, 3 नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 45 के अंतर्गत, और 4 नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 51 के अंतर्गत। जल्दी से बताएं।
माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। इसका उल्लेख किस एक्ट के अंदर दिया गया है? तो इसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो अनुच्छेद 51 का है उसके अंतर्गत यह बताया गया है कि जो माता पिता है उनका कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। उसके बाद में आपके सामने 32 नंबर प्रश्न है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अंतर्गत सभी स्कूलों को कमजोर वर्गों के लिए कितने स्थान आरक्षित रखने होंगे? आपके सामने पहला ऑप्शन है 25, 2 नंबर है 50, 3 नंबर ऑप्शन है 27% और 4 नंबर है 60%। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अंतर्गत सभी स्कूलों को कमजोर वर्गों के लिए कितने स्थान आरक्षित रखने होंगे? तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत सभी जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए, कमजोर वर्गों के जो लोग हैं उनके लिए 25% सीटें आरक्षित होगी। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 33 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 शिक्षा का गारंटी अधिनियम 29 मार्च 2011 को नोडल एजेंसी के रूप में किसे दिया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने कि शिक्षा का गारंटी अधिनियम 29 मार्च 2011 को नोडल एजेंसी के रूप में किसे दिया गया है? आपके सामने पहला ऑप्शन है DPEP को, 2 नंबर ऑप्शन है बालिका शिक्षा को, 3 नंबर है कस्तूरबा शिक्षा को और 4 नंबर है सर्व शिक्षा अभियान को। जल्दी से बताएं। शिक्षा का गारंटी अधिनियम 29 मार्च 2011 को नोडल एजेंसी के रूप में सर्व शिक्षा अभियान को दिया गया है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 34 नंबर प्रश्न है आपके सामने 6 से 14 तक की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है। तो किसके अंदर बताया गया है कि 6 से 14 तक की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है। आपके सामने पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत, 2 नंबर है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, 3 नंबर है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत और 4 नंबर है अनुच्छेद 21(1) के अंतर्गत। जल्दी से बताओ सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 21(1) के अंतर्गत 6 से 14 तक के आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार के रूप में बताया गया है। उसके बाद में 35 नंबर प्रश्न है आपके सामने शिक्षा विषय है, किसका विषय है? आपके सामने पहला ऑप्शन है केंद्र सूची का, 2 नंबर है संघ सूची का, 3 नंबर है राज्य सूची का और 4 नंबर है समवर्ती सूची का। शिक्षा विषय है, किसका विषय है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताएं सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो शिक्षा विषय है, किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 36 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा का गारंटी अधिनियम 2009 मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है। आपके सामने पहला ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्र से, 2 नंबर है शहरी क्षेत्र से, 3 नंबर है समस्त क्षेत्र से और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं कि शिक्षा का गारंटी अधिनियम 2009 मुख्य रूप से जुड़ा है। आपके सामने पहला ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्र से, 2 नंबर है शहरी क्षेत्र से, 3 नंबर है समस्त क्षेत्र से और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। 3 नंबर के अंदर जो दे रखा है समस्त क्षेत्र में, शिक्षा का गारंटी अधिनियम 2009 मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है, समस्त क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से। तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 37 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापकों के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह वर्णित है। आपके सामने पहला ऑप्शन है 35 शिक्षण एवं तैयारी के घंटे, 2 नंबर ऑप्शन है 40 शिक्षण एवं तैयारी के घंटे, 3 नंबर ऑप्शन है 45 शिक्षण के घंटे और 4 नंबर है 45 शिक्षण एवं तैयारी के घंटे। जल्दी से बताएं सभी साथी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापकों के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह वर्णित है। तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 शिक्षण एवं तैयारी के घंटे शामिल है, तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 38 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति में
विद्यार्थियों के माता पिता एवं अभिभावकों की न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत में होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति में विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों की न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत में होगी। आपके सामने पहला ऑप्शन है 28%, 2 नंबर है 75% और 3 नंबर है 60% और 4 नंबर है 50%। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विद्यालय प्रबंधन समिति में विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों की न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत में कितनी होगी? 27%, 75% होगी। इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 39 नंबर प्रश्न है कि निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियमित किया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियमित किया गया है। आपके सामने पहला ऑप्शन है लोकसभा द्वारा, 2 नंबर ऑप्शन है आपके सामने राज्यसभा द्वारा और 3 नंबर ऑप्शन है आपके सामने भारत की संसद द्वारा और 4 नंबर है कोई नहीं। जल्दी से बताएं कि निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 अधिनियम था, उसको किसके द्वारा अधिनियमित किया गया है? आपके सामने पहला ऑप्शन है लोकसभा द्वारा, 2 नंबर है राज्यसभा द्वारा, 3 नंबर है भारत की संसद द्वारा और 4 नंबर है कोई नहीं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत की संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 42 नंबर प्रश्न है कि आंगनवाड़ी के 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए खोले जाएंगे। आंगनवाड़ी 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए खोले जाएंगे का उल्लेख किस धारा में है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि आंगनवाड़ी 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए खोले जाएंगे का उल्लेख किस धारा में है? आपके सामने पहला ऑप्शन है धारा 12 में, 2 नंबर है धारा 7 में, 3 नंबर ऑप्शन है धारा 11 में और 4 नंबर है धारा 9 में। तो आंगनवाड़ी का उल्लेख धारा किस धारा में उल्लेख है? जल्दी से बता दो सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो धारा 11 के अंदर आंगनवाड़ी जो होगी वो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए खोली जाएगी। यह 3 नंबर के अंदर जो ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने 43 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान RTE 2011 के कौन से अध्याय में विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने। पहला ऑप्शन है अध्याय 1 में, 2 नंबर है अध्याय 2 में, 3 नंबर ऑप्शन है अध्याय 3 में और 4 नंबर ऑप्शन है अध्याय 4 में। कि राजस्थान RTE एक्ट 2011 के कौन से अध्याय में विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख किया गया है? तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो राजस्थान RTE एक्ट 2011 के 2 नंबर अध्याय के अंदर SMC समिति का गठन का उल्लेख किया गया है। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 44 नंबर प्रश्न है कि RTE एक्ट 2009 में अध्यापकों से संबंधित प्रावधान नहीं है। उसके अंदर बताया गया है कि RTE एक्ट 2009 में अध्यापकों से संबंधित कौन सा प्रावधान नहीं है? आपके सामने पहला ऑप्शन है अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। पहला ऑप्शन है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। 2 नंबर है अध्यापकों को गैर शैक्षिक कार्य नहीं करवाए जाएंगे। 3 नंबर है अध्यापक निजी शिक्षण नहीं करवाएगा और 4 नंबर है कक्ष में मोबाइल उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। जल्दी से बताएं कि RTE एक्ट 2009 में अध्यापकों से संबंधित कौन सा कार्य नहीं है? तो इसके अंदर 4 नंबर जो ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो कक्ष में मोबाइल के उपयोग पर प्रतिबिंब रहेगा, ये RTE एक्ट 2009 में नहीं बताया गया है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 45 नंबर प्रश्न है कि RTE एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक के छात्र शिक्षक अनुपात होना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि RTE एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक के छात्र शिक्षक अनुपात होना चाहिए। आपके सामने पहला ऑप्शन है 40:1, 2 नंबर है 35:1, 3 नंबर ऑप्शन है आपके सामने 30:1 और 4 नंबर है 45:1।
तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो RTE एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक के जो छात्र शिक्षक अनुपात है उसका अनुपात कितना होगा? 35 छात्रों पर एक शिक्षक होगा। 6 से लेके 8 तक के छात्र छात्राएं होंगी उनके ऊपर एक शिक्षक होगा। 35 छात्रों पर एक शिक्षक होगा। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 46 नंबर प्रश्न है कि RTE एक्ट 2009 के कौन से अध्याय में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है? आपके सामने पहला ऑप्शन है अध्याय 1, 2 नंबर है अध्याय 2, 3 नंबर है अध्याय 3 और 4 नंबर है अध्याय 4। तो कौन से अध्याय में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताएं सभी साथी। RTE एक्ट 2009 के कौन से अध्याय में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 2 नंबर अध्याय के अंदर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 47 नंबर प्रश्न है आपके सामने, किस धारा के अधीन अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट का प्रावधान किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने, किस धारा के अधीन अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट या टेट का प्रावधान किया गया है? आपके सामने पहला ऑप्शन है धारा 20, 2 नंबर है धारा 24, 3 नंबर ऑप्शन है धारा 23 और 4 नंबर है धारा 22। तो किस धारा के अधीन अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट का या टेट का प्रावधान किया गया है? तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। धारा 23 के अंदर जो अध्यापक की योग्यता बताई गई है उसमें बताया गया अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी होगा। तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 48 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि संविधान के कौन से संशोधन के तहत संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार को व्यक्ति के मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया? आपके सामने पहला ऑप्शन है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009। 2 नंबर ऑप्शन है आपके सामने 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। 3 नंबर ऑप्शन है 86वां संविधान संशोधन 2010। उसके बाद में है 4 नंबर ऑप्शन है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा? संविधान के कौन से संशोधन के तहत संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार को व्यक्ति के मूल अधिकारों के रूप में सम्मिलित किया गया है? तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार को व्यक्ति के मूल अधिकारों में जोड़ा गया है। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 49 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में पहली बार संशोधन कब किया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पहली बार संशोधन कब किया गया? आपके सामने पहला ऑप्शन है 2010 में, 2 नंबर ऑप्शन है आपके सामने 2011 में, 3 नंबर है 2012 में और 4 नंबर है 2013 में। जल्दी से बता दो सभी साथी इसमें आंसर क्या होगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पहली बार संशोधन कब हुआ था? तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पहली बार संशोधन 2012 में किया गया था। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 50 नंबर प्रश्न है कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा के लिए उम्र रखी गई है। तो कितनी रखी गई है जल्दी से बता दो। आपके सामने ऑप्शन है पहला 6 से 20 वर्ष, 2 नंबर है 6 से 14 वर्ष, 3 नंबर है 6 से 18 वर्ष और 4 नंबर है 6 से 16 वर्ष। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा के लिए उम्र रखी गई है। कितनी रखी गई है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बता दो। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। RTE एक्ट 2009 के अंदर विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा के लिए उम्र कितनी रखी गई है? 6 से 18 वर्ष रखी गई है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 51 नंबर प्रश्न है कि संविधान की कौन सी धारा के अंतर्गत 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? आपके सामने पहला ऑप्शन है धारा 45, 2 नंबर है धारा 42, 3 नंबर है धारा 40 और 4 नंबर है धारा 47।
जल्दी से बताएं सभी साथी, इसका आंसर क्या होगा कि संविधान की कौन सी धारा के अंतर्गत 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। आपके सामने पहला ऑप्शन है धारा 45, 2 नंबर है धारा 42, 3 नंबर है धारा 40 और 4 नंबर है धारा 47। तो इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। धारा 45 के अंदर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 52 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत में स्कूली शिक्षा को अनिवार्य किए जाने की मांग सबसे पहले किसने की थी। आपके सामने पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, 2 नंबर है गोपाल कृष्ण गोखले, 3 नंबर है तिलक और 4 नंबर है विवेकानंद। जल्दी से बताइए कि भारत में स्कूली शिक्षा को अनिवार्य किए जाने की मांग सबसे पहले किसने की थी। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारत में स्कूली शिक्षा को अनिवार्य किए जाने की मांग सबसे पहले किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 53 नंबर प्रश्न है कि 1966 में किस आयोग ने देश में सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करने की सिफारिश की थी। आपके सामने पहला ऑप्शन है कोठारी आयोग, 2 नंबर है सरकारिया आयोग, 3 नंबर है वेलवी आयोग, 4 नंबर है उपरोक्त सभी ने। जल्दी से बता दो सभी साथी कि 1966 में किस आयोग ने देश में सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करने की सिफारिश की थी। आपके सामने पहला ऑप्शन है कोठारी आयोग, 2 नंबर है सरकारिया आयोग, 3 नंबर है बेलवी आयोग, 4 नंबर है उपरोक्त सभी ने। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन जो दे रखा है कोठारी आयोग ने 1966 के अंदर सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करने की सिफारिश की थी, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 54 नंबर प्रश्न है कि RTE एक्ट 2009 बिल सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया गया था। आपके सामने पहला ऑप्शन है लोकसभा में, 2 नंबर है राज्यसभा में, 3 नंबर है राष्ट्रपति में और 4 नंबर है संसद में। RTE एक्ट 2009 बिल सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया गया था। जल्दी से बताएं सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सर्वप्रथम राज्यसभा में RTE एक्ट 2009 बिल पेश किया गया था, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 55 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा के अधिकार की प्रकृति है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षा के अधिकार की प्रकृति है। आपके सामने पहला ऑप्शन है संवैधानिक, 2 नंबर है स्वैच्छिक, 3 नंबर है गैर संवैधानिक, 4 नंबर है संरक्षित या संरक्षण। जल्दी से बताएं सभी साथी कि शिक्षा के अधिकार की प्रकृति है कैसी है। आपके सामने पहला ऑप्शन है संवैधानिक, 2 नंबर है स्वैच्छिक, 3 नंबर है गैर संवैधानिक, 4 नंबर है संरक्षित या संरक्षण। तो शिक्षा के अधिकार की प्रकृति कैसी है, संवैधानिक है, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 56 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने का उद्देश्य था। आपके सामने पहला ऑप्शन है शिक्षा को मूल अधिकार बनाने के लिए, 2 नंबर है छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए, 3 नंबर है भारत की साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए और 4 नंबर है निजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। जल्दी से बताएं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने का उद्देश्य क्या था। 1 नंबर ऑप्शन है आपके सामने की शिक्षा को मूल अधिकार बनाने के लिए, 2 नंबर है छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए और 3 नंबर ऑप्शन है भारत की साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए और 3 नंबर है निजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने का उद्देश्य मूल क्या था, छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। उसके बाद में 57 नंबर प्रश्न है आपके सामने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से कौन सा दायित्व पूरा करना होगा। आपके सामने पहला ऑप्शन है विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित होना होगा, 2 नंबर ऑप्शन है पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, 3 नंबर है संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा और 4 नंबर है इनमें से सभी। जल्दी से बता दो सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से कौन सा दायित्व पूरा करना होगा। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित होना होगा, ये भी इसमें बताया गया है।
उसके बाद में ये बताया गया कि पाठ्यक्रम का संचालन कर उसको पूरा करना होगा। उसके बाद में 3 नंबर में जो दे रखा है संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना अनिवार्य होगा, तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 58 नंबर प्रश्न है कि RTE एक्ट में कक्षा 1 से 5 तक के बारे में सुमेलित है। आपके सामने पहला ऑप्शन है शिक्षक छात्र अनुपात 1 से 5 तक का क्या होता है 1:30। 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है प्रतिवर्ष कार्य दिवस दे रखे हैं न्यूनतम 200 होने चाहिए। और 3 नंबर ऑप्शन है प्रतिवर्ष शिक्षण घंटे न्यूनतम 800 होने चाहिए। और 4 नंबर है उपयुक्त सभी सुमेलित है। जल्दी से बता दो सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। RTE एक्ट 2009 में कक्षा 1 से 5 तक के बारे में सुमेलित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। एक ही प्रश्न से आपके 3 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कक्षा 1 से 5 तक के जो शिक्षक छात्र अनुपात होता है वो 1:30 होता है। 30 बच्चों पर एक अध्यापक होता है। उसके बाद में आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है प्रतिवर्ष कार्य दिवस कितने होते हैं 1 से 5 तक के बच्चों के लिए 200 होते हैं। उसके बाद में 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है कि प्रतिवर्ष शिक्षण घंटे कितने होते हैं इनके लिए 800 होते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार आपके 3 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। उसके बाद में आपके सामने प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस है। आपके सामने पहला ऑप्शन है 200, 2 नंबर ऑप्शन है 220, 3 नंबर है 1000 और 4 नंबर है 800। उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस कितने होंगे। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस 220 होंगे। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 60 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को किस वर्ष समवर्ती सूची में रखा गया। आपके सामने पहला ऑप्शन है 1952 में, 2 नंबर है 1976 में, 3 नंबर है 1986 में और 4 नंबर है 1992 में। संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को किस वर्ष समवर्ती सूची में रखा गया। आपके सामने जल्दी से बता दो 4 ऑप्शन हैं उनमें से बताना है आपको। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 1976 के अंदर शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया था। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल शैक्षणिक घंटे निर्धारित है। तो कितने निर्धारित है आपके सामने पहला ऑप्शन है 800, 2 नंबर है 1000, 3 नंबर है 1100 और 4 नंबर है 700। उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल शैक्षणिक घंटे निर्धारित है कितने हैं। इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल शैक्षणिक घंटे निर्धारित है कितने 1000 घंटे निर्धारित है। उसके बाद में आपके सामने 22 नंबर प्रश्न है कि बालक को तुरंत टीसी प्रदान की जाएगी किस धारा के तहत। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बालक को तुरंत टीसी प्रदान की जाएगी किस धारा के तहत। आपके सामने पहला ऑप्शन है धारा 5 के अनुसार, 2 नंबर है धारा 25 के अनुसार, 3 नंबर है धारा 3 के अनुसार और 4 नंबर है धारा 2 के अनुसार। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। बालक को तुरंत टीसी प्रदान की जाएगी धारा 5 के अनुसार। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 63 नंबर प्रश्न है कि RTE 2009 के तहत विद्यालय में रिक्त पद कुल स्वीकृत पदों का कितना प्रतिशत अधिकतम हो सकता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है 20%, 2 नंबर है 10%, 3 नंबर है 15% और 4 नंबर है 18%। जल्दी से बता दो कि RTE एक्ट 2009 के तहत विद्यालय में रिक्त पद कुल स्वीकृत पदों का कितना प्रतिशत अधिकतम हो सकता है। तो इसके अंदर आपके सामने 10 नंबर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि 10% अधिकतम हो सकता है।
तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो RTE 2009 के तहत विद्यालय में रिक्त पद कुल स्वीकृत पदों का कितना प्रतिशत अधिकतम हो सकता है? 10% हो सकता है। उसके बाद में आपके सामने 64 नंबर प्रश्न है कि RTE के किस धारा के आधार पर राष्ट्रीय सलाहकार का गठन किया जाएगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि RTE 2009 के किस धारा के आधार पर राष्ट्रीय सलाहकार का गठन किया जाएगा। आपके सामने ऑप्शन है पहला धारा 35, 2 नंबर है धारा 25, 3 नंबर है धारा 34 और 4 नंबर है धारा 24। तो RTE की किस धारा के आधार पर राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा? तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। धारा 35 के अनुसार राष्ट्रीय सलाहकार का गठन किया जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 65 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। किस पे लागू नहीं होता है? आपके सामने पहला ऑप्शन है निःशक्त बच्चों पर, 2 नंबर है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों पर, और 3 नंबर ऑप्शन है 14 से 18 वर्ष के बच्चों पर, और 4 नंबर है बच्चों की नियमित उपस्थिति पर। जल्दी से बता दो कि शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 निम्न में से किस पे लागू नहीं होता है? तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो 14 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उन पर ये एक्ट लागू नहीं होता है, बाकी निःशक्त बच्चों पर लागू होता है और 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों पर लागू होता है। उसके बाद में आपके सामने प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा पूर्व में भी बालकों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा प्रदान किया जाना आवश्यक किया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा पूर्व में भी बालकों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा प्रदान किया जाना आवश्यक किया गया था। आपके सामने पहला ऑप्शन है 86वां संशोधन 2002, 3 नंबर है। 2 नंबर ऑप्शन आपके सामने 87वां संशोधन 2002, 3 नंबर ऑप्शन है 86वां संशोधन 2001 और 4 नंबर है 86वां संशोधन 2002। तो यहाँ पे आप 88 कर लो। जल्दी से बताओ सभी साथी इसका आंसर क्या होगा? तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान के किस संशोधन द्वारा पूर्व में भी बालकों को अनिवार्य मुफ्त शिक्षा प्रदान किए जाना अनिवार्य बताया गया था या आवश्यक किया गया था? तो 86वां संविधान जो संशोधन हुआ था 2002 में, उसमें बताया गया था या आवश्यक किया गया था। उसके बाद में आपके सामने प्रश्न है कि यदि प्राथमिक स्तर पर एक विद्यालय में कुल 240 बच्चे हैं तो इसके लिए कितने अध्यापक होंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि यदि प्राथमिक स्तर पर एक विद्यालय में 240 बच्चे हैं तो इसके लिए कितने अध्यापक होंगे? आपके सामने पहला ऑप्शन है 6 अध्यापक, 2 नंबर है 5 अध्यापक, 3 नंबर है 4 अध्यापक और 4 नंबर है 2 अध्यापक। जल्दी से बताएं कि यदि प्राथमिक स्तर पर एक विद्यालय में कुल 240 बच्चे हैं तो इसके लिए कितने अध्यापक होंगे? आपके सामने पहला ऑप्शन है 6 अध्यापक, 2 नंबर ऑप्शन है 5 अध्यापक, 3 नंबर ऑप्शन है 4 अध्यापक और 4 नंबर ऑप्शन है 2 अध्यापक। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 240 बच्चे हैं तो इसके लिए 6 अध्यापक होंगे, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने प्रश्न है कि RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाना होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाना होगा? आपके सामने पहला ऑप्शन है 5 घंटे, 2 नंबर है ऑप्शन 7 घंटे, 3 नंबर ऑप्शन है 2 घंटे और 4 नंबर ऑप्शन है 4 घंटे। जल्दी से बता दो सभी साथी कि RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाना होगा? जल्दी से बता दो सभी साथी इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाना होगा? तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो अध्यापक को प्रति घंटे 4 घंटे पढ़ाना होगा प्राथमिक स्तर पर। उसके बाद में आपके सामने 69 नंबर प्रश्न है कि RTE की किस धारा में यह बताया गया है कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है? आपके सामने पहला ऑप्शन है धारा 28 में, 2 नंबर है धारा 29 में, 3 नंबर है धारा 23 में और 4 नंबर है धारा 24 में। जल्दी से बता दो कि किस धारा के अंदर यह बताया गया है कि जो गवर्नमेंट शिक्षक है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता।
तो इसके अंदर आपके सामने 28 जो धारा दे रखी है उसके अंदर यह बताया गया है। धारा 28 के अंदर ऑप्शन ए के अंदर जो दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो धारा 28 के अनुसार एक गवर्नमेंट शिक्षक क्या है कि वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है, तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 70 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? आपके सामने पहला ऑप्शन है 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा, 2 नंबर है ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा पर, 3 नंबर है शहरी क्षेत्रों की शिक्षा पर, 4 नंबर है निःशक्तों की शिक्षा पर। जल्दी से बताएं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 14 वर्ष के बाद की जो शिक्षा है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उसके बाद में आपके सामने 71 नंबर प्रश्न है कि RTE एक्ट 2009 में उल्लेखित स्थानीय प्राधिकारी का आशय है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि RTE एक्ट 2009 में उल्लेखित स्थानीय प्राधिकारी का आशय है। आपके सामने पहला ऑप्शन नगर निगम, 2 नंबर है जिला परिषद, 3 नंबर है आपके सामने ग्राम पंचायत और 4 नंबर है उपरोक्त सभी। RTE एक्ट 2009 में उल्लेखित स्थानीय प्राधिकारी का उल्लेख है, किसमें क्या आशय है? आपके सामने पहला ऑप्शन नगर निगम, 2 नंबर है जिला परिषद, 3 नंबर है ग्राम पंचायत और 4 नंबर है उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो स्थानीय प्राधिकारी का आशय है नगर निगम, जिला परिषद और ग्राम पंचायत, तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 72 नंबर प्रश्न है कि RTE अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। आपके सामने पहला ऑप्शन है समावेशी शिक्षा, 2 नंबर है विशेष शिक्षा, 3 नंबर है समेकित शिक्षा और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दो सभी साथी इसका आंसर क्या होगा कि RTE अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उनको निःशक्त जो बच्चे हैं, उनको विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनको समावेशी शिक्षा के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। उसके बाद में आपके सामने 73 नंबर प्रश्न है कि RTE एक्ट 2009 के अनुसार कितने वर्ष के अंदर प्रत्येक बसावट के पास सरकारी स्कूल होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने कि RTE एक्ट 2009 के अनुसार कितने वर्ष के अंदर प्रत्येक बसावट के पास सरकारी स्कूल होगा। आपके सामने पहला ऑप्शन है 3 वर्ष, 2 नंबर है 2 वर्ष और 3 नंबर ऑप्शन है 4 वर्ष और 4 नंबर ऑप्शन है 5 वर्ष। RTE एक्ट 2009 के अनुसार कितने वर्ष के अंदर प्रत्येक बसावट के पास सरकारी स्कूल होगा। तो इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 3 वर्ष के अंदर प्रत्येक बसावट के पास एक सरकारी स्कूल होगा। उसके बाद में आपके सामने प्रश्न है कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए विद्यार्थी के लिए विद्यालय की दूरी कितनी होगी। आपके सामने पहला ऑप्शन है 1 किलोमीटर के अंदर, 2 नंबर ऑप्शन है 2 किलोमीटर के अंदर, 3 नंबर ऑप्शन है आपके सामने 3 किलोमीटर के अंदर और 4 नंबर ऑप्शन है आपके सामने 4 किलोमीटर के अंदर। जल्दी से बताएं सभी साथी कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए विद्यार्थियों के लिए विद्यालय की दूरी कितनी होगी। 1 से 5 तक के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए विद्यालय की दूरी कितनी होगी, जल्दी से बता दो सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए विद्यालय की दूरी कितनी होगी, घर से 1 किलोमीटर के अंदर होगी। उसके बाद में आपके सामने 75 नंबर प्रश्न है कि कक्षा 6 से 8 तक के हेतु 6 से 8 हेतु विद्यालय कितनी दूरी पर होगी। आपके सामने पहला ऑप्शन है 1 नंबर ऑप्शन है 1 किलोमीटर के अंदर, 2 नंबर है 2 किलोमीटर के अंदर, 3 नंबर है 3 किलोमीटर के अंदर और 4 नंबर है 4 किलोमीटर के अंदर। कक्षा 6 से 8 हेतु विद्यालय कितनी दूरी पर होगा। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 6 से 8 तक के जो बालक हैं उनके लिए विद्यालय घर से 3 किलोमीटर के अंदर होगा या होना चाहिए। उसके बाद में आपके सामने प्रश्न है कि एक 9 साल के बच्चा जो पहले कभी स्कूल नहीं गया हो और RTE
के अनुसार किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एक 9 साल का बच्चा है जो पहले कभी स्कूल नहीं गया है, तो RTE के अनुसार किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। आपके सामने पहला ऑप्शन है चौथी कक्षा में, 2 नंबर है 5वीं कक्षा में, 3 नंबर है 6ठी कक्षा में और 4 नंबर है 7वीं कक्षा में। तो इसके अंदर आपके सामने पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 5 साल तो उम्र होती है, बच्चा 5 साल के बाद एडमिशन होता है, 5 प्लस में 4 साल वो और बड़ा है, तो वो 9 साल के अंदर कौन सी कक्षा में होगा, चौथी कक्षा में होगा, तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 75 नंबर प्रश्न है आपके सामने, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। RTE एक्ट 2009 में कुल धाराएं, अध्याय एवं अनुसूचियां कितनी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि RTE एक्ट 2009 में कुल धाराएं, अध्याय एवं अनुसूचियां कितनी हैं। आपके सामने पहला ऑप्शन है धाराएं 38, अध्याय 7 और अनुसूची 1। 2 नंबर ऑप्शन है, 2 नंबर ऑप्शन में दे रखे हैं धाराएं तो दे रखी है 38, अध्याय 6 और अनुसूची बताई गई है 3। और 3 नंबर ऑप्शन में आपको बताया गया है धाराएं 34, अध्याय 5 और अनुसूची 1। 4 नंबर ऑप्शन बताता है कि धाराएं 36, अध्याय 7 और अनुसूची 4। जल्दी से बता दो सभी साथी कि RTE एक्ट 2009 में कुल धाराएं कितनी थी, कुल अध्याय कितने थे और अनुसूचियां कितनी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो RTE एक्ट 2009 है उसमें कुल धाराएं तो है 38, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 प्रश्न आपके तैयार होंगे। कुल अध्याय पूछ लें तो कितने अध्याय हैं, कुल 7 अध्याय हैं और अनुसूची कितनी है, उसके अंदर 1 ही अनुसूची है। तो धाराएं अकेले भी पूछ सकते हैं कि धाराएं कितनी हैं। एक्ट के अंदर तो 38 धाराएं हैं, अध्याय कितने हैं, 7 अध्याय हैं, अनुसूची कितनी है, 1 अनुसूची है, तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 78 नंबर प्रश्न है कि RTE एक्ट 2009 के किस अध्याय में सर्वाधिक धाराएं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। पहला ऑप्शन है अध्याय 4 में 16 धाराएं, 2 नंबर ऑप्शन है अध्याय 5 में 12 धाराएं, 3 नंबर ऑप्शन है अध्याय 6 में 15 धाराएं और 4 नंबर है अध्याय 3 में 10 धाराएं। जल्दी से बताएं कि किस अध्याय के अंदर सर्वाधिक धाराएं हैं। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अध्याय 4 के अंदर सबसे अधिक धाराएं बताई गई है। कितनी धाराएं हैं, 16 धाराएं बताई गई है जो सबसे अधिक है। उसके बाद में आपके सामने प्रश्न है कि RTE धारा 17 का प्रावधान है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि RTE एक्ट 2009 में जो धारा 17 है उसका क्या प्रावधान है। आपके सामने पहला ऑप्शन है धारा 17 में क्या प्रावधान किया गया है। 1 नंबर ऑप्शन है बच्चे को होमवर्क नहीं देंगे, 2 नंबर है बच्चे को शारीरिक दंड नहीं देना, 3 नंबर ऑप्शन है बच्चे को कक्षा में नहीं बिठाएंगे और 4 नंबर है उपरोक्त सभी। जल्दी से बताएं कि RTE एक्ट 2009 की धारा 17 में किसका प्रावधान किया गया है। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। धारा 17 के अंदर बताया गया है कि किसी भी बच्चे को अध्यापक कोई भी शारीरिक दंड नहीं देगा, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 80 नंबर प्रश्न है कि RTE के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाना होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि RTE के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाना होगा। आपके सामने पहला ऑप्शन है 4.5 घंटे, 2 नंबर है 3.5 घंटे, 3 नंबर ऑप्शन है आपके सामने 1.5 घंटा और 2 नंबर ऑप्शन है 2.5 घंटे। जल्दी से बताएं कि RTE के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाना होगा। आपके सामने पहला ऑप्शन है 4.5 घंटे, 2 नंबर है 3.5 घंटे, 3 नंबर ऑप्शन है 1.5 घंटा मतलब 1.5 घंटा और 4 नंबर है 2.5 घंटे। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो RTE के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को एक अध्यापक कितने घंटे पढ़ाएगा, प्रतिदिन 4.5 घंटे पढ़ाएगा। और 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को एक अध्यापक प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ाएगा। उसके बाद में आपके सामने 81 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा में छात्र एवं शिक्षक अनुपात का वर्णन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किस धारा के अंदर छात्र एवं शिक्षक अनुपात का वर्णन किया गया है। आपके सामने पहला ऑप्शन है धारा 25 में, 2 नंबर है धारा 22 में, 3 नंबर है धारा
23 में और 4 नंबर है धारा 24 में। जल्दी से बता दो सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात का वर्णन किया गया है। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। धारा 25 के अंदर शिक्षक छात्र का अनुपात का वर्णन किया गया है। उसके बाद में 82 नंबर प्रश्न है आपके सामने के RTE 2009 के तहत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों का विकास व लागू करने का अधिकार किसे होगा। आपके सामने पहला ऑप्शन है केंद्र सरकार को, 2 नंबर है राज्य सरकार को, 3 नंबर है संयुक्त रूप से दोनों को और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। RTE एक्ट 2009 के तहत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों का विकास व लागू करने का अधिकार किसे होगा। जल्दी से बताएं सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों का विकास व उन्हें लागू करने का अधिकार किसे होगा, केंद्र सरकार के पास होगा। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 83 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि एक प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक में कुल 62 विद्यार्थी है। RTE अधिनियम 2009 के अनुसार वहाँ पर कितने शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एक प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक में कुल 62 विद्यार्थी है। RTE अधिनियम 2009 के अनुसार वहाँ पर कितने शिक्षक उपलब्ध करवाने होंगे। आपके सामने पहला ऑप्शन है 3 शिक्षक, 2 नंबर ऑप्शन है 4 शिक्षक, 3 नंबर ऑप्शन है 5 शिक्षक और 4 नंबर है 2 शिक्षक। एक स्कूल के अंदर 1 से लेकर 5 तक की जो कक्षा है उसके अंदर 62 विद्यार्थी है। तो RTE अधिनियम 2009 के अनुसार वहाँ पर कितने शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे या कितने शिक्षक होंगे। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि 60 से बढ़कर 1 भी अधिक हो जाता है, 2 अधिक हो जाते हैं, 62 विद्यार्थी हो जाते हैं, तो वहाँ पर कितने शिक्षक अनिवार्य होंगे, 3 शिक्षक होंगे। उसके बाद में आपके सामने 84 नंबर प्रश्न है कि भारत शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारत शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है। आपके सामने पहला ऑप्शन है 135वां, 2 नंबर है 125वां, 3 नंबर है 139वां और 4 नंबर है 140वां। भारत शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है। आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो भारत 135वां देश बन गया है। उसके बाद में 85 नंबर प्रश्न है आपके सामने, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 200 बालकों पर शिक्षकों की संख्या कितनी होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 200 बालकों पर शिक्षकों की संख्या कितनी होंगी। आपके सामने पहला ऑप्शन है 6, 2 नंबर है 3, 3 नंबर ऑप्शन है 4 और 4 नंबर ऑप्शन है 5। तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि 200 बालकों पर शिक्षकों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी, 5 शिक्षक होंगे 200 बालकों पर। 86 नंबर प्रश्न है आपके सामने, RTE एक्ट 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं किया गया। आपके सामने पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, 2 नंबर है उत्तर प्रदेश, 3 नंबर है मध्य प्रदेश और 4 नंबर है राजस्थान। जल्दी से बता दो सभी साथी, RTE एक्ट 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं किया गया है। आपके सामने पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, 3 नंबर है उत्तर प्रदेश, 2 नंबर है उत्तर प्रदेश, 3 नंबर है मध्य प्रदेश और 4 नंबर है राजस्थान। तो इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जब भारत के अंदर जब RTE एक्ट 2009 लागू हुआ था तो जम्मू कश्मीर के अंदर लागू नहीं किया गया था। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 87 नंबर प्रश्न है आपके सामने, SMC का अध्यक्ष कौन होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि SMC फुल फॉर्म इसके है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। आपके सामने पहला ऑप्शन है अभिभावक, 2 नंबर है वरिष्ठ अध्यापक, 3 नंबर है प्रिंसिपल और 4 नंबर है उपरोक्त में से कोई भी। SMC का अध्यक्ष कौन होगा। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। SMC का अध्यक्ष कौन होगा, अभिभावक होगा। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 88 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि RTE एक्ट 2009 के तहत किस कक्षा तक बालक को निष्कासित नहीं किया जा सकता। आपके सामने पहला ऑप्शन है कक्षा 6 तक के बालक को,
2 नंबर है कक्षा 5 तक के बालक को, 3 नंबर ऑप्शन है कक्षा 8 तक के बालक को और 4 नंबर ऑप्शन है कक्षा 10 तक के बालक को। आरटीई एक्ट 2009 के तहत किस कक्षा तक के बालक को निष्कासित नहीं किया जा सकता? तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्षा 8 तक के बालक को निष्कासित नहीं किया जा सकता। उसके बाद में आपके सामने प्रश्न है कि यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हो तो इनके लिए क्या प्रावधान है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हो तो इनके लिए क्या प्रावधान है। आपके सामने पहला ऑप्शन है एक प्राध्यापक और 3 शिक्षक, 2 नंबर है एक प्राध्यापक और 4 शिक्षक, 3 नंबर ऑप्शन है एक प्राध्यापक और 6 शिक्षक और 4 नंबर है एक प्राध्यापक और 5 शिक्षक। जल्दी से बताएं कि यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हो तो इनके लिए क्या प्रावधान होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से बताना है, जल्दी से बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगी। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हैं तो उन पर एक प्रधानाध्यापक होगा और 5 शिक्षक होंगे। उसके बाद में आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है आपके सामने कि उच्च प्राथमिक स्तर पर अर्थात कक्षा 8 से लेके कक्षा 6 से लेके 8 तक के कितने बच्चे होने पर प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पहले हमने पढ़ा था पिछले प्रश्न के अंदर की प्राथमिक स्तर पर, उसके अंदर था 150 बच्चों पर एक प्रधानाध्यापक होगा और 5 शिक्षक होंगे। उसके बाद में ये प्रश्न है हमारे पास कि उच्च प्राथमिक स्तर पर अर्थात कक्षा 6 से लेकर 8 तक के कितने बच्चे होने पर प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होगी। आपके सामने पहला ऑप्शन है 100 से अधिक, 2 नंबर है 200 से अधिक, 3 नंबर ऑप्शन है 150 से अधिक और 4 नंबर है 250 से अधिक। उच्च प्राथमिक स्तर पर अर्थात कक्षा 6 से लेकर 8 तक के कितने बच्चे होने पर प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होगी। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है 100 से अधिक बच्चे होंगे तो एक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होगी 6 से लेकर 8 तक के स्कूल में, तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से संबंधित टॉपिक से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर बार एग्जाम के अंदर 2 या 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और अब की बार एग्जाम के अंदर जो भी प्रश्न आएगा वो प्रश्न इन प्रश्नों से बाहर नहीं होंगे। तो प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका सबको फायदा हो सके। और जिन साथियों ने वीडियो को अंत तक देखा उनको धन्यवाद। तो शुभ रात्रि, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।